Yes, so students, good morning all of you. Today we are going to revise chapter effect of current. So now we are going to start. So first of all we are going to study about charge. So we know that all atoms and molecules consist of fundamental particles, that is electron, protons and neutrons. So these electrons and protons are fundamental particles of matter. So the property of electron and proton due to which they attract or repel each other is called charge. It is the intrinsic property of electrons and protons due to which they attract or repel each other. This is called charge. So it is the intrinsic property of fundamental particle of matter due to which they attract or repel each other is called charge. Now charge are of two types, positive charge and negative charge. जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो हम उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। जहां पे कूलम क्या है? कूलम हमारी चार्ज की एसआई यूनिट है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो हो गया हमारा चार्ज। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या हो रहा है? इसमें फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है। तो हम बीच में कहीं पे एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेंगे और हम यहां पे देखेंगे टाइम इज इक्वल टू टी। इतने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज गुजरा। मान लेते हैं कि इतने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज हमारा पास हुआ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना हो गया? Q/T। ये हो गया हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज rate of flow of charge। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये होता है हमारा I इज इक्वल टू Q/T। अब हमारा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। अब अगर हमसे यहां पे कोई कहे कि डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि ये पहली बार यूनिट आई है तो हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग कर देते हैं। हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो अगर हम यहां पे लिखे इफ Q is equal to 1 coulomb and T is equal to 1 second, then I is equal to 1 ampere होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 coulomb charge flows through the cross section of a conductor in 1 second time, then the current in the conductor is 1 ampere। ये हो जाएगी हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है?
जैसे मान लेते हैं कि यहाँ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज लेके आते हैं यहाँ तक। हम इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज हम यहाँ तक लेके आए हैं, तो क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा है वो हमें W वर्क करना पड़ा है। तो अगर क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में W वर्क करना पड़ा है तो 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W अपॉन क्यू नॉट। अगर 1 कूलम अगर हम इंफिनिटी से यहां तक इस पॉइंट तक, इस P पॉइंट तक लाते तो हमें कितना वर्क करना पड़ता? W अपॉन क्यू नॉट। तो फिर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा, जो हमारा P पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो ये कहती है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। 1 कूलम चार्ज को हम इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना काम करते हैं वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का, P पॉइंट का कितना हुआ? W वर्क। W वर्क क्या है हमारा? हमने Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेके आए तो W वर्क हुआ है। अब अगर हम 1 कूलम को लाएंगे तो हमें W अपॉन क्यू नॉट वर्क करना पड़ेगा। तो यही 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। अब अगर हमसे कोई कहे कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो तो हम जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, Vp बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट। तो W बराबर, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, देन Vp इज इक्वल टू 1 वोल्ट होगा। मीन्स अगर हम इसको स्टेटमेंट में कहना चाहें कि if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point, then the electric potential of that point is 1 volt। तो यहां पे हो गया हमारा 1 वोल्ट भी डिफाइन। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम Q नॉट चार्ज को यहां से लेके यहां तक आते हैं और हमें जो वर्क करना पड़ा है वो है WPQ। WPQ हमें Q नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट विल बी WPQ अपॉन क्यू नॉट। तो यही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन और ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने ये देख लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब इसका हम थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। जैसे ये हमारा कंडक्टर है और इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया है। अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो कैसा हो जाएगा? हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल विल बी हाई। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। अगर एक ये कंडक्टर है और इसके ऊपर 0 चार्ज है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल विल बी 0। और अगर एक और हम लेते हैं कंडक्टर और उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, ये हमने दे दिया इसके ऊपर खूब सारा नेगेटिव चार्ज। क्या दे दिया हमने? खूब सारा नेगेटिव चार्ज। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत लो, वेरी लो पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लो पोटेंशियल।
तो हाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज होना, लो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज होना। अब अगर हम बीच वाले कंडक्टर को हटा के यहां के ऊपर एक वायर से इसको कनेक्ट कर दें, अगर हम इसे एक वायर से कनेक्ट कर दें तो यहां के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को इधर ढकेलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, तो ये चाहेंगे कि दूर दूर होना चाहेंगे, और ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस कंडक्टर के थ्रू पास होके इधर जाएगा और इस निगेटिव चार्ज को कंज्यूम कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो इसी तरीके से यहाँ के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो टाइम के साथ ये चार्ज हमारा इस कंडक्टर के थ्रू हमारा फ्लो होता रहेगा। और जैसा हम जानते हैं कि जब हमारा चार्ज कंडक्टर से फ्लो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसी ये जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है कि अगर हमने हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल से एक कंडक्टर के थ्रू जोड़ दिया है, तो उस कंडक्टर के थ्रू हमारा चार्ज फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होता है। तो इसी को ऑब्जर्व करके एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहा जाता है ओम्स लॉ। तो अब हम इसको ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहलाता है, क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा ये कहता है कि जो ये कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये डिपेंड करेगी कि कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ये हमारा लो पोटेंशियल है, ये हमारा हाई पोटेंशियल है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगी। तो हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। लेकिन यहां पे अभी हमारा ये ओम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक और पॉइंट ऐड होना है। इसमें क्या पॉइंट ऐड होना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट मैथमेटिकली, वी कैन राइट एज V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज R इनटू I। तो ये R यहां पे क्या है, यहां पे जो R है ये हमारा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। गिवन कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इस चीज को हम यहां पे लिख भी देते हैं। यहां पे R क्या है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गिवन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस is constant for at constant temperature the resistance is constant for the given conductor। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ये हो गया इसका मैथमेटिकल रूप। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस, इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और
ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें ये बताता है कि ये करंट को फ्लो होने का कितना अपोज करेगा। जितना ज्यादा किसी कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा वो करंट को फ्लो होने में उतना ज्यादा अपोज करेगा। मींस जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम करंट फ्लो होगी। तो ये क्या होता है, अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ये जो रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी अवर नेक्स्ट हेडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है लेंथ के ऊपर डिपेंड। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट है हमारा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है व्हेन टेम्परेचर, जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज करेगा। फिर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट क्या है कि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई कंडक्टर गोल्ड का है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर कोई कंडक्टर सिल्वर का है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। भले ही उनकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, अगर हम मटेरियल को भी चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको हम आगे चल के थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। मटेरियल के लिए अलग अलग मटेरियल के जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। अभी हम 2 मिनट के बाद इसकी डेफिनेशन भी स्टडी करेंगे। तो अगर हम इन सारे सभी चीजों को कंबाइन कर दें और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर ये वाला फैक्टर हमारा हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम हायर क्लासेस में वेरिएबल टेम्परेचर को भी स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ले रहे हैं और इस फैक्टर को हटा दे रहे हैं। तो ये जो R होगा ये आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो एक आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टिविटी रो, अब उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि वो मटेरियल करंट को फ्लो होने में या चार्ज को फ्लो होने में कितना ज्यादा अपोज करने वाला है। रेजिस्टेंस जो थी वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी, जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये दोनों के बारे में वही चीज बताती है कि ये कंडक्टर चार्ज को कितना अपोज करने वाला है, फ्लो ऑफ चार्ज को कितना अपोज करने वाला है, और यहां पे ये क्या बता, रेजिस्टिविटी बताती है मटेरियल के लिए कि कौन मटेरियल कितना ज्यादा चार्ज के फ्लो होने को अपोज करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो होगा, तो
तो ये हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछला वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू होता है R इंटू A बाई L। ये हम फॉर्मूला भी यहाँ पे रेजिस्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ये गिवन वैल्यूज हैं तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की बताइए, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके बताते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। अब हम आ जाते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर हम आ जाते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, किसी भी रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे R1, R2, R3 और इन तीन रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। इन तीन रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इन तीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक हम बैटरी जोड़ देते हैं और यहां पे एक स्विच लगा देंगे कि जब हम चाहें इसको हम ऑन कर दें, जब चाहें इसे ऑफ कर दें। और ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब हम मान लेते हैं कि इस बैटरी की वजह से जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है। जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी करंट इधर से वापस भी आएगी। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को डराइव करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे देखो करंट इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी हमारा करंट आई है। तो ओम्स लॉ की मदद से, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा के इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पे लिख देते हैं फॉर R1। तो इसमें हमारी करंट कितनी है, करंट है हमारी I है। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारा R1 है। हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज V1। तो V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R। I कितना है, I है। R कितना है, R1 है। तो ये हो गया हमारा V1 की वैल्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरीके से V2 बराबर होगा I इंटू R2 एंड V3 बराबर होगा I इंटू R3। ये हो गई इक्वेशन 3। अब यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है। यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल हमारा V2 है और यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल हमारा कितना है, V3। अब अगर हम इन सभी के क्रॉस पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनको हम ऐड कर दें तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर रहना चाहिए। दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 मस्ट बी इक्वल टू V, मस्ट बी इक्वल टू V। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा देंगे और इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। शर्त ये है कि वो रेजिस्टेंस इस सर्किट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो ये तीनों मिलके करते हैं। तो यहां पे हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाया और इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और वो सर्किट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सेम इफेक्ट का मतलब कि अगर ये तीनों मिलके I करंट बैटरी से ले रहे थे तो ये भी हमारा I करंट ही लेगा। और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिप्रेजेंट करते हैं R इक्विवेलेंट से। तो अब इसके लिए भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर
आर इक्वेलेंट, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारा आर इक्वेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके क्रॉस सारा का सारा बैटरी है V, और करंट इसमें कितना है, करंट है इसमें I। अब वही ओम्स लॉ से हम इसमें भी लगा लेते हैं, तो हमारा जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगी इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 और 5 से V1, V2, V3 एंड V की वैल्यू उठा के इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहां पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 and V from equation 1, 2, 3 and 5। तो देखिए हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम V1 की वैल्यू पुट करेंगे। V1 बराबर क्या है, IR1। V2 हमारा कितना है, यहां पे V2 है, V2 की वैल्यू क्या है, IR2 है, ये हो गया IR2 प्लस V3 है, यहां पे V3 की वैल्यू कितनी है, IR3 इज इक्वल टू, यहां पे V है, V की वैल्यू कितनी है, IR इक्विवेलेंट। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में I सब में सेम है, तो I को हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे I कॉमन है, ये हमने, अब ये I हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें भी हम क्या लेते हैं, तीन रेजिस्टेंस लेते हैं, R1, R2, R3, और उन रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा है R1, ये हमारा है R2, ये हमारा है R3, और इसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से। ये V वोल्ट की बैटरी है। अब ये हमारा करंट यहाँ पे I करंट आएगा। अब ये करंट हमारा क्या होगा, जब यहां पे जाएगा तो तीन रास्ते हैं, तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम मान लेते हैं I1 करंट है, इसमें हम मान लेते हैं I2 करंट है, और इसमें हम मान लेते हैं I3 करंट है। इतनी यहां से पास हो जाएगी और ये फिर मिलके हमारी I की करंट बन जाएगी। तो अब हम सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस लेते हैं और इसमें हम ओम्स लॉ लगाते हैं। फॉर R1 ओम्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए बेटा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, दैट इज V पोटेंशियल। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इसमें कितना है, रेजिस्टेंस है R1, करंट कितनी है, पहले रेजिस्टेंस के लिए I1 है, वोल्टेज कितना है इसके, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये हमारा V है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो यहां से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
शर्त ये है कि ये रेजिस्टेंस भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सर्किट में जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। तो क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके आई करंट ले रहे थे, तो ये आर इक्विवेलेंट भी आई करंट ही लेगा इससे। अच्छा देखिए यहां पे एक चीज और देख लीजिए, यही आई करंट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब जो आई करंट होगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। एक इक्वेशन यहां पे और बना लेते हैं, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब हम इस सर्किट में आ जाते हैं सेकेंड सर्किट में। तो फॉर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारा आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज है हमारा V, और करंट कितना है हमारा, करंट है हमारा I। अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे, ओम्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से भी हम क्या निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे, I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये हो जाएगी इक्वेशन 5 हमारी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 और 5 से I1, I2, I3 और I की वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो ये हम स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। किसकी, I1 की वैल्यू यहां से, I2 की वैल्यू यहां से, I3 की वैल्यू यहां से और I की वैल्यू यहां से इसको पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब ऊपर से हम V कॉमन ले लेंगे, यहां से भी V कॉमन ले लेंगे और अगले स्टेप में V को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, और अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो सब में करंट सेम होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं। तो हम जानते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क पे। जितना वर्क हुआ है, जितना हमारा वर्क हुआ है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई होगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जितना हमारा वर्क हुआ है उसके बराबर होती है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारा वर्क का है, हम जानते हैं वर्क जिसमें आता है दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम W बराबर Q इंटू V यूज कर सकते हैं, Q इंटू V यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्क की जगह क्या लिख दिया, Q इंटू V लिख दिया। एक फॉर्मूला और है हमारा, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, इलेक्ट्रिक करंट वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा I इंटू T इंटू V। तो ये हमारा हो जाएगा VIT। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। तो किसी सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, और जितने टाइम के लिए ये करंट हमारी फ्लो हुई है वो टाइम पता है, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और भी फॉर्मूला निकालेंगे। हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो ये V की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू I इंटू टी, दैट इज I स्क्वायर R इंटू टी। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला। अब अगर हम यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई आर लिख दें, इस फॉर्मूले में I इज इक्वल टू V बाई आर लिख दें, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू
v बाई आर का होल स्क्वायर है इंटू आर इंटू टी। तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर जो होगा इस आर को कैंसिल कर देगा तो वी स्क्वायर बाई टी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे आ गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, दैट इज E इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। जिसमें से जो ये बीच वाला फॉर्मूला है इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। अब अगर कोई आपसे पावर का फॉर्मूला पूछे तो हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है तो E अपॉन टी। और E के फॉर्मूले हमें पता है, E के फॉर्मूले हमें पता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, T से जब डिवाइड करेंगे तो सब में से T कैंसिल हो जाएगा और पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारे पावर के भी तीन फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर था जिसका मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग सब कवर कर लिया है। अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं तो आप लोग पूछिएगा तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद कल या परसों में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर डालूंगा। इसी तरीके से एग्जाम से पहले मैं सभी चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। सो दैट इज फॉर टुडेज फ्रेंड्स, गुड बाय एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।